वैसे तो पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, पर अब तक किसी एक भी वसाइल का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। अफसोस बस कमी है तो सिर्फ एक अच्छी हुकूमत, अच्छी गवर्नमेंट और अच्छी मैनेजमेंट की। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के पास जो एक कुदरती तोहफा है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, जो कि ना कि किसी और के पास कभी हो सकता है और ना ही कभी होगा। और साथ ही साथ में मैं K2 और माउंट एवरेस्ट का मवाजना करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दो मुख्तलिफ मुल्क के पास जो मुख्तलिफ तोहफे हैं कुदरत की तरफ से, वो इससे किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Hey, what's up everybody, सज्जाद अली here and welcome back to my channel Global Info। आज का टॉपिक मैं शुरू करना चाहूँगा K2 और माउंट एवरेस्ट के मवाजने से, ताकि इसकी मदद से आपको मालूम हो सके कि ये जो दो कुदरती तोहफे दो मुख्तलिफ ममालिक के पास हैं, तो वो किस तरह से इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी होने का एजाज़ हासिल है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, और K2 को दुनिया के सेकंड सबसे बुलंद तरीन चोटी होने का मकाम हासिल है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। दुनिया के डिफरेंट नेशनलिटी के लोगों से जब भी मेरा डिस्कशन होता है पाकिस्तान के हवाले से, तो जहां मैं पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के डाइवर्स कल्चर और इसकी रिच हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं, वहीं पर मैं लाजमी K2 का जिक्र उनसे करता हूं। पर जब भी मैंने उनसे K2 का जिक्र किया है तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हों को मालूम होता है कि K2 क्या है। अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग उससे अनजान ही होते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में वाक़ है, जबकि K2 को पाकिस्तान की शान कहा जाता है। सलाम है मेरा मोहम्मद अली सतपारा, जॉन स्नूरी और जॉन पाब्लो पर, जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर कम अज़ कम दुनिया को इस हवाले से तो आगाह किया कि K2 दुनिया की सेकंड सबसे बुलंद तरीन चोटी है और जो कि पाकिस्तान में वाक़ है। जैसा कि माउंट एवरेस्ट को अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग सर कर चुके हैं, जबकि K2 को सिर्फ 370 या 80 के करीब ही लोगों ने सर कर पाए हैं अभी तक, जबकि K2 माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 338 मीटर ही छोटा है। पर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, आखिर इसकी वजह क्या है? तो हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों पहाड़ों के अंदर ऐसा क्या फ़र्क है कि इसके सर करने वालों की तादाद में इतना बड़ा गैप है। जैसा कि पाकिस्तान और नेपाल दो डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं हर लिहाज से, चाहे कल्चर हो, एथिक्स हो, रिलीजन हो या रूल्स और रेगुलेशन हो, दोनों कंट्रीज एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान का शुमार किन कंट्रीज में हुआ करता था आज से चंद साल पहले, वो बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पर फिर भी पाक आर्मी, गवर्नमेंट और यहाँ के बाशऊर लोगों की वजह से पाकिस्तान का इमेज आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बेहतरी की तरफ जा रहा है, और पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान का इमेज कदरे बेहतर हुआ है। अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बेहतरी आई है, और 2019 में पाकिस्तान ने तकरीबन 900 मिलियन US डॉलर जो है रेवेन्यू की मद में कमाया है, जबकि नेपाल हर साल 700 से 800 मिलियन US डॉलर ट्रैवल एंड टूरिज्म की मद में कमाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है नेपाल कंट्री के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और नेपाल की इंडस्ट्री और इनके रकबे में, इनकी आबादी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो एक छोटे मुल्क के लिए 700 से 800 मिलियन US डॉलर एक बहुत बड़ी अमाउंट रखता है। वैसे तो पाकिस्तान आजकल टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहा है, और ये मोस्टली तरक्याती काम जो है ये नारान, कागान, कालाम, लाहौर और मरी साइट वगैरह पर हो रहे हैं, जबकि अन्नी दे बच्चों, सोने देने वाली मुर्गी तो गिलगित बल्तिस्तान है, उसे क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती का अपना ही एक मकाम है। यहाँ पर अभी तक वेरी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। K2 जिसे दुनिया सैविज माउंटेन के नाम से जानती है, वो इस वजह से क्योंकि वहां पर सर करने वाला हर 4 में से एक बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस बात में कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि K2 की बनावट बहुत डिफ़िकल्ट है, और कुदरती और नेचुरली लिहाज से K2 का मौसम बहुत ही ख़राब है एज़ कम्पेयर टू माउंट एवरेस्ट। पर फिर भी K2 की अगर आप बनावट देखेंगे तो आप अगर बचपन में A लिखते थे तो एग्जैक्ट A की तरह का K2 की बनावट है, जिस पे चढ़ना एक बहुत मुश्किल काम है।
और वहाँ का मौसम जो है वो पल में बदलता रहता है और पल में वहाँ पे आंधी तूफान स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक नेचुरल डिफिकल्टीज हैं, पर अगर गवर्नमेंट इस पर प्रॉपर ध्यान दे और इस पर काम करे तो इस डेथ रेशियो को वो कम कर सकती है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये जितनी भी बुलंदोबाला चोटियां होती है उन तक पहुंचना ही, मतलब उसके बेस कैंप तक, उस पहाड़ी की चोटी के नीचे तक पहुंचना ही अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। जैसा कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए 12 दिन की ट्रैकिंग दरकार होती है, मतलब 12 दिन आपने सफर करना होता है पैदल। लेकिन वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं, एक तो जो उस सफर करने का रास्ता है वो नॉर्मली मिट्टी का, चिकनी मिट्टी और इस तरह का ट्रैक एक बना हुआ है जिस पर आपने जस्ट वॉक करके, और रात को जो आपने रुकना है वो वहां पर टी कैफेज और कैफेटेरिया वगैरह बने हुए होते हैं देसी टाइप स्टाइल के। वहां पर आप आराम से रुक सकते हैं, आप रात वहां गुजार सकते हैं और खाना पीना वगैरह सब कुछ आप वहां पे कर सकते हैं। तो 12 दिन का आपको ट्रैक करके माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचा जाता है। जबकि दूसरी तरफ K2 बेस कैंप पहुंचने में ही क्लाइंबर्स के हौसले जो हैं पस्त हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा थकान का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि K2 के बेस कैंप पहुंचने के लिए आपको बल्तरो ग्लेशियर से गुजरना पड़ता है जो कि 14 से 16 दिन की वॉक है। और उससे भी खतरनाक बात ये कि आपको जो पूरे 14 से 16 दिन वॉक जो आपकी है, जो ट्रैकिंग आपने करनी है, वो आपने ग्लेशियर पर करनी है जो कि मिक्स विथ रॉक और नोकीले पहाड़ और पथरीले से गुजर कर आपने जाना है, जहाँ पे इजीली आपका पैर स्लिप होकर या तो आपका पैर टूट सकता है या आपको बहुत खतरनाक जो है जख्मी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो पूरे रास्ते में 12 से 14 से 16 दिन के रास्ते में कोई एक भी आपको ना तो चाय का ढाबा मिलेगा, टी शॉप वगैरह या कुछ भी इस तरह का, इवन एक दरख्त तक वहां पे नहीं है। और पूरे 14 दिन के 16 दिन के सफर में आपको जो है टेंट लेके जाना है और जो सोना है वो उसी बर्फ पर टेंट लगाकर सोना है रात में। फिर सुबह खाने पीने जो भी अशिया वो आपने अपने कंधों पर लेकर अपने साथ चलना है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस पूरे ट्रैक पे ही अगर आप बेस कैंप पहुंच जाएं तो ही बड़ी बात है। बहुत से इंटरनेशनल क्लाइंबर जो है वो अपने साथ शर्पा को लेकर आते हैं नेपाल से। शर्पा वो होते हैं जो कि क्लाइंबर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं पहाड़ को सर करने में। इसका मतलब वो उनका सामान वगैरह उठाते हैं, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो शर्पा जो होते हैं वो उस इलाके में रजे बसे हुए होते हैं। शर्पा नेपाल के जो हेल्पर्स होते हैं उन्हें शर्पा कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इन्हें HAP यानी हाई एल्टीट्यूड पोर्टर कहा जाता है। तो ये फॉरेनर क्लाइंबर्स शर्पा को अपने साथ इसलिए लाते हैं क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि एक प्रॉपर नेपाल का इदारा है, वहाँ से ये सर्टिफाइड होते हैं। वहाँ पर ये प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करते हैं लाइफ सेविंग की और क्या कहते हैं जो बेसिक टैक्टिक्स वगैरह होती हैं पोर्टर ये क्लाइंबिंग की, वो पूरा सर्टिफाइड होते हैं। तो अंग्रेज़ों की नज़र में वो ज़्यादा अहमियत रखता है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो वो उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं। जबकि पाकिस्तान में जो HAP हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स होते हैं उनका कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर इदारा नहीं होता, वो वहीं के लोकल लोग होते हैं जो कि उनके साथ चल चल कर ही ट्रेनिंग हासिल करते हैं। जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका प्रॉपर एक इदारा बनाया जाए जहां से इन सारे पोर्टर्स को सर्टिफाइड किया जाए, इन्हें ट्रेनिंग फराहम की जाए और इन्हें बेसिक टैक्टिक्स और ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जाए, ताकि जो फॉरेनर क्लाइंबर्स आते हैं उनका आप ट्रस्ट गेन कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्लाइंबिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सी जो है बुलंद तरीन चोटियाँ वाक़ हैं, और इस तरह का कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से पाकिस्तानी पोर्टर्स की जो इनकम और उनके जो वेजेस होती हैं वो नेपाल के शर्पा से बिल्कुल हाफ से भी कम होती है। तो और इसके अलावा इनकी इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो भी बहुत ही कम होती है। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान दे तो लाजमी सी बात है इस इंडस्ट्री के अंदर एक बूम आ सकता है, लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स जो पोर्टर्स वगैरह अपनी जान पर खेलकर उनकी हेल्प करते हैं तो उनको उनकी जो मेहनत करते हैं उसका सही अजर और सही इनकम मिलेगी। और क्लाइंबिंग के लिए जो ये हेल्प और असिस्टेंस की जो रस्सी वगैरह माउंटेन पर पहाड़ों पर लगी होती है वो भी जो फॉरेनर क्लाइंबर्स होते हैं वो शर्पा को लाकर उनसे लगवाते हैं। तो उसमें भी जो है ये पाकिस्तानी जो बेचारे पोर्टर्स होते हैं उनकी जॉब मारी जाती है, उनका जो है रोज़गार मारा जाता है।
क्योंकि अंग्रेज की नज़र में वो सर्टिफाइड हैं और वो प्रॉपर ट्रेंड है, जबकि पाकिस्तानी पोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा काबिल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, बट अंग्रेज की नज़र में जो सर्टिफाइड है उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी जो है इनका रोज़गार मारा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में K2 ही एक पहाड़ नहीं जिस पे फॉरेनर्स क्लाइंबिंग के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में टोटल 14,800 से बुलंद चोटियां हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान के अंदर वाक़ है। तो इसका मतलब, और उन पहाड़ियों पर भी बहुत बड़ी तादाद में फॉरेनर्स आते हैं। तो अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री पर प्रॉपर ध्यान दे और इसको प्रॉपर फैसिलिटेट करे, तो ऑफ कोर्स ये जो ट्रेवल एंड टूरिज्म का जो इनकम रेवेन्यू लास्ट ईयर का 900 मिलियन के करीब था, उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, आप इसको डबल से भी ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हो। जबकि ये ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो इनकम होती है ये प्योर इनकम होती है, क्योंकि दूसरी कंट्री का पैसा आपकी कंट्री में आकर स्पेंड हो रहा होता है। आपके कंट्री के लोगों को, आपके जो वहाँ के नेशनल्स हैं, लोकल लोग हैं, उनको तरक्की मिलती है, उनको रोज़गार मिलता है। तो आप उन्हें रोज़गार फराहम कर सकते हो इस इंडस्ट्री पर ध्यान देकर। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की कुदरती वसाइल से नवाजा है, पर बस अफसोस इस बात का है और बस इस बात का इंतज़ार है कि कब हम इस कुदरती वसाइल से सही से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए सज्जाद अली को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। रब रखा।